अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड वेस्ट दो तरह के थे, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट था, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट था। फिर हमने देखा कि डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट के अंदर तीन कंपोजिशन होते हैं, गार्बेज होता है, रबिश होता है, ऐश होता है। उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। और गार्बेज में हमने डेंसिटी की बात नहीं करी। डेंसिटी जो है वो लगभग गार्बेज की 450 से लेकर 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। और जो रबिश होता है उसकी डेंसिटी लगभग 50 से 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। और जो ऐश होता है उसकी डेंसिटी 700 से लेकर 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। ये याद रखना है कि जो गार्बेज है उसकी डेंसिटी लगभग 450 से लेकर 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और रबिश की डेंसिटी 50 से 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। ऐश की डेंसिटी जो है लगभग 700 से 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक हो गया। अब इसमें जो आता है, अब जो पहले हमने सवाल पूछा था चैप्टर से पहले कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है कि जो कचरा होता है जो हमारे घरों से निकलता है उसका होता क्या है, हमें ये जानना है, इसलिए हमने पढ़ा चैप्टर। अब जानते हैं। तो अगली हेडिंग है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कौन सा सॉलिड वेस्ट? डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। इंडस्ट्रियल यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे मेन पढ़ा जाएगा डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। सबसे पहली मेथड जो है वो कंपोस्टिंग मेथड होती है। कंपोस्टिंग बहुत ही आसान मेथड होती है। कंपोस्टिंग में होता क्या है, एक बहुत बड़ा लैंड होता है। ये बहुत बड़ा लैंड हो, छोटा लैंड हो, कुछ नहीं, छोटा सिंपल लैंड होगा, एक कोई एरिया होगा पर्टिकुलर लैंड का। उसमें हम जितना भी सॉलिड वेस्ट है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, उससे हमने डाल दिया। और धीरे धीरे क्या होगा, वो सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज होने लग जाएगा। बस यही कंपोस्टिंग में होता है, ठीक। कंपोस्टिंग के लिए अब उसका डिकम्पोजिशन एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक पे भी हो सकता है। अब हमें ये तो पता है कि एरोबिक डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा है एनारोबिक रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के कंपैरिजन में, क्योंकि एरोबिक रेट का जो रेट ऑफ एरोबिक डिकम्पोजिशन है लगभग उसका जो समय है वो 2 से 4 महीने का है, 2 से 4 महीने का है। और जबकि रेट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन 6 से 8 महीने का होता है। तो हम तो सोच रहे होंगे भाई एरोबिक डिकम्पोजिशन करना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारा लगभग 4 महीने तक कंप्लीट कर दे रहा है। 4 महीने तक हमारा काम ख़त्म हो जा रहा है, जो भी जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो ख़त्म हो जा रहा है 4 महीने तक। जबकि वो तो 8 महीने ले रहा है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ना। बट यहाँ पर हम एनारोबिक डिकम्पोजिशन को प्रीफर करते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि एरोबिक कैसे करेंगे, एनारोबिक कैसे करते हैं। एनारोबिक कैसे करते हैं, देखो सिंपल, एक लैंड था पर्टिकुलर, उसमें हमने पूरा सॉलिड वेस्ट डाल दिया, डिकम्पोजिशन अपने आप होगा, वो सिंपल एनारोबिक डिकम्पोजिशन है। सिंपल एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे। बट एरोबिक डिकम्पोजिशन कैसे, देखो वो लैंड पे सॉलिड वेस्ट डाल दिया, ऊपर वाली लेयर में क्या होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। बट नीचे वाले में क्या, एनारोबिक हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं। पलटने से फ़ायदा क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर का जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाली लेयर ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो जिस कारण से हर सॉइल की पर्टिकुलर लेयर में एरोबिक डिकम्पोजिशन ही होगा। तो टर्निंग करके हम एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। बट एनारोबिक डिकम्पोजिशन में कोई टर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल डाल दो, नीचे वाली लेयर में एनारोबिक डिकम्पोजिशन होते रहेगा, बस इतना ही है। अब खुद बताओ, टर्निंग करने में पैसा लगता है, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है, चलो एक का होता मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, टर्न करते।
बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है, पूरी कम्युनिटी का सॉलिड वेस्ट है, तो टर्निंग करने में कितनी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारी मशीन इक्विपमेंट लग जाएंगी। तो इसलिए हम इस एरोबिक जो कंपोस्टिंग है उसको फॉलो नहीं करते, मतलब उसको प्रीफर नहीं करते। हम जनरली एनारोबिक को प्रीफर करते हैं, जो 8 महीने में हमें अच्छा रिजल्ट देती है, और जो 4 महीने में रिजल्ट देती है उससे हम यूज़ नहीं करते। अब इस कंपोस्टिंग जो मेथड है, जिससे जो एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है उसे इंदौर मेथड कहते हैं, एनारोबिक को मेथड ऑफ कंपोस्टिंग को बेंगलोर मेथड कहते हैं। बस इतना ही है। एरोबिक छोटा नाम है इसलिए इंदौर मेथड भी छोटा ही है, एनारोबिक बड़ा नाम है इसलिए बेंगलोर बड़ा नाम है। थोड़ा लेटर्स के कंपैरिजन में देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा लेटर्स हैं तो एनारोबिक में बेंगलोर आ जाएगा, एरोबिक में कम लेटर है तो इंदौर आ जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब कंपोस्टिंग जो है वो एक बायोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, एरोबिक और एनारोबिक दोनों। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम इसे बायोमेडिकल वेस्ट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि कंपोस्टिंग जो है वो विलेजेस में यूज़ हो सकती है, रूरल एरियाज़ में यूज़ हो सकती है, किसी कोस्टल एरियाज़ में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली हम इसको वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे मेरे को कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब नहीं, मतलब जहाँ पे बहुत कम जनता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू कम है। क्योंकि हम जैसे कैलोरीफिक वैल्यू इन द सेंस क्या समझ रहे हैं, मीथेन का प्रोडक्शन होता है ये हम जानते हैं, पर जो मीथेन का प्रोडक्शन है वो इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है। ठीक है, तो कहाँ मीथेन ज़्यादा निकलेगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू जनरेट हो रही है, तो हम जनरली इस मेथड को लो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए भी प्रेफर कर देते हैं। कंपोस्टिंग लो कैलोरीफिक वैल्यू के लिए प्रेफर करी जाती है। ठीक है, अब कंपोस्टिंग में एक वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम वहाँ पे अर्थवर्म जो होते हैं अर्थवर्म डाल देते हैं। मान लो एक लैंड है, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है, अर्थवर्म डाल दो, बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। तो वर्मी कंपोस्टिंग मेथड होती है, आर्टिफिशियली कुछ करके डिकम्पोज करना, वर्मी कंपोस्टिंग मेथड है विद हेल्प ऑफ अर्थवर्म। अगर कोई पूछे कि मोस्ट इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल मेथड पूछे तो क्या जवाब देंगे, कंपोस्टिंग। क्यों, कुछ पैसा लग रहा है, नहीं, इकोनॉमिकल भी है, इकोलॉजिकल भी है, इको फ्रेंडली है, अच्छी बात है, इको फ्रेंडली है, इकोलॉजिकल है नहीं, पूरे इन्वायरमेंट को सुधार रही है, इकोलॉजिकल में भी काम कर रही है। एंड प्रोडक्ट जो होता है इसका कंपोस्टिंग का वो ब्राउन कलर का होता है, उसको याद करना जरूरी है, ह्यूमस कहते हैं, याद कर सकते हैं सिंपल ह्यूमस नाम, क्योंकि ह्यूमन ही सॉलिड वेस्ट को डाल रहा है, तो जनरली जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी ह्यूमस होगा, HH, समझ सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने गांव का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे गांव में क्या करते हैं, हमारे गांव में जस्ट एक गड्ढा टाइप का है, और जो भी कूड़ा कचरा होता है झाड़ू से हम पहले साफ़ करते हैं। एक वो होती है गोल गोल तरह की होती है, गोल गोल तरह की इतनी होती है, या कोई भी सूपा यूज़ करते हैं जनरली, या फिर एक गोल गोल तरह की होती है। तो उसमें क्या करते हैं, सारा कचरा उसमें डाल देते हैं और फिर हम उस जगह पे उसको फेंक देते हैं। अब देखो हम सारा कचरा, घर का कचरा, सारे जो जो भी है, धूल मिट्टी पेड़ पत्ते जो भी नीचे गिरे, या फिर जो सब्जियां काटी गई थी, जो पीलिंग्स थे, छिल गए थे, उसे सब फेंक दिया हमने वहाँ। और साथ ही साथ मैं ये भी देखता था वहाँ पे कि सारा कचरा तो वहीं फेंका, साथ ही साथ जो गाँव जो जो हमारी गाय है, फिर जो भैंस है, उनके जो भी उनका वेस्ट है, जो भी काव या फिर बेफेलो का जो वेस्ट होगा, उस वेस्ट को भी हम वहाँ फेंकते हैं। तो उस वेस्ट को भी फेंक रहे हैं, उसको भी फेंक रहे हैं, बट सॉलिड वेस्ट तो हम अलग पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर कहाँ आ रहा है, एक तरह से वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही है, जो हम काव के वेस्ट या फिर बफेलो वेस्ट को बात कर रहे हैं।
तो हम उस ऑर्गेनिक मैटर को क्यों वहाँ फेंकते हैं? क्योंकि हम तो पर्टिकुलर सॉलिड वेस्ट पढ़े, हमने ऑर्गेनिक वेस्ट का तो अलग ही पढ़ा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेट को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसको हम सीडिंग प्रोसेस कहते हैं। सीड करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे पहुँचाना, वहाँ पे जल्दी पहुँचाना, तो बोलते हैं सीडिंग मेथड। इसलिए प्रक्रिया को ज़्यादा आसान करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जल्दी ग्रोथ करने के लिए हम वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। इसलिए मैं वहाँ पे देख रहा था कि सारा कचरे के साथ साथ इसको भी डाल दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है, हालांकि गांव वाले नहीं जानते होंगे, बट इसके पीछे का सिंपल कारण ये होता है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को बढ़ाना, ताकि जो भी सॉलिड वेस्ट है वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। यही मेथड होती है कंपोस्टिंग। इसका एग्जांपल भी हो गया क्लियर।